जंगी राय आप सभी को स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। आज का यह वीडियो हमारा क्या होगा, साइंस का है। और आप सभी को पता होगा कि कल यानी कि 21 फरवरी 2025 का है कि जो मैट्रिक का एग्जाम होने वाला है साइंस का। आज का था सोशल साइंस का था, और सोशल साइंस का जो एग्जाम हुआ अभी, उस एग्जाम में मेरे द्वारा कल का वीडियो था, उस वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। और आज का दोनों शिफ्ट का क्वेश्चन देखिएगा, हमारे द्वारा बताया गया हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको वहां मिल जाएगा। क्वेश्चन का हमने जो बताया था वही इंपोर्टेंट रहा है। हाँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थी जिसके बारे में मैंने चर्चा नहीं किया था। तो ये क्या होता है कि हमने 2-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा ही दिया था पहले से, जिससे क्या होता है कि आपको वो क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो आपको बनाने को मिलेगा। उसी प्रकार हमने वैसा ही क्वेश्चन का है कि लेकर के आया है, जैसा कि अभी तक हमने जो भी बताया, जो भी सब्जेक्ट का, भले वो संस्कृत का हो, हिंदी का हो, या फिर क्या हो क्या कहते हैं अभी सोशल साइंस का था, ये सभी क्या हुआ है कि मिलते आ रहा है। और आज भी हम जो दे रहे हैं वो आपको क्या हुआ कि यहाँ पर मिलेगा। इसलिए क्या है कि आप करिएगा क्या कि हमारे द्वारा दिए गए क्वेश्चन क्या कर रहा है, आपको यहाँ पर देख के जाना है, था क्या होगा कि आपको हर एक प्रकार क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन को। ये क्या है कि यहाँ पर पौधों से जल एवं खनिज लवणों के संवहन के लिए कौन सा उत्तक उत्तरदायी होता है। जो पौधों में क्या होता है, जल तथा खनिज लवण का संवहन होता है, उसके लिए कौन सा उत्तक उत्तरदायी होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ बताया जा रहा है, पौधा जो होता है, पौधा में क्या होता है कि जल तथा खनिज लवण क्या होता है, जो उत्तक होता है, कौन उत्तक होता है, एक होता है जाइलम। क्या होता है जाइलम का लोग, एक क्या होता है फ्लोएम होता है। ठीक है, 2 उत्तक होता है, जाइलम, होता है फ्लोएम। तो पौधों में जल के लिए क्या होता है कि पौधों के जड़ से जल को क्या करता है कि पौधों के पत्तियों तक ले जाने का काम करता है, जल काम करता है, जल कौन करता है, जाइलम। ठीक ना, जाइलम जो होता है पौधों को जड़ से जल को पत्तियों तक ले जाने का काम करता है। ठीक ना, और जो फ्लोएम होता है क्या करता है कि पौधों के विभिन्न अंगों तक क्या करता है, खनिज लवणों को पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक ना, जाइलम क्या होता है, एक दिशीय होता है, और फ्लोएम क्या होता है, बहुदिशीय होता है। ये आप सबको पता है। काहे ऐसा कर रहा है कि जाइलम जो होता है, देखते होंगे कि जाइलम क्या करता है, जड़ से क्या करता है, केवल पत्तियों तक ले जाने का काम करता है, मतलब केवल ऊपर की तरफ काम करता है, ये केवल जल को संवहन करता है ना। लेकिन जो फ्लोएम होता है क्या होता है, वो बहुदिशीय होता है। क्यों? क्योंकि जो इसका काम होता है खनिज लवणों को सभी दिशा में ले जाना क्या होता है, पौधा का जितना भी भाग होता है वहां तक क्या करता है, खनिज लवण पहुंचाने का काम करता है। कौन? ये होता है फ्लोएम। ठीक ना, तो फ्लोएम क्या होता है, बहुदिशीय होता है। जाइलम क्या होता है, एक दिशीय होता है। तो पौधों में जल तथा खनिज लवणों के लिए कौन सा होता है, तो वो है जाइलम तथा फ्लोएम। ठीक ना, अगला हम देखते हैं, उत्सर्जन की परिभाषा लिखिए। उत्सर्जन के 2 प्रमुख अंगों का नाम लिखिए। 2 उत्सर्जित पदार्थ का भी नाम लिखना है। ठीक ना, देखिए सबसे पहले उत्सर्जन क्या है, इसके परिभाषा लिखना है, फिर क्या है उत्सर्जित अंगों का नाम लिखना है, और उत्सर्जित पदार्थ का भी नाम लिखना है। तो देखिए बात कर लेते हैं हम लोग इसके बारे में। उत्सर्जन देखिए, जीवों में होने वाली उपापचयी क्रियाओं के दौरान जो हमारे शरीर के अंदर नाइट्रोजन युक्त पदार्थ बनते हैं, उसके शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। ये हमारा हो गया उत्सर्जन की परिभाषा। अब एक भाग क्वेश्चन का बचा हुआ है कि उत्सर्जन के 2 प्रमुख अंग का नाम लिखना है। तो उत्सर्जन का 2 प्रमुख अंग है, एक है किडनी यानी कि कौन, हमारा वृक्क जो हमारा किडनी होता है, और दूसरा और बात कर ले तो यहाँ पर क्या होगा, उत्सर्जित पदार्थ के बाद पूछ रहा है। तो हमारा जानते हैं कि 2 अंग कौन सा है, एक होता है वृक्क, एक फेफड़ा। फेफड़ा क्या करता है, हम जानते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, उत्सर्जन छोड़ते हैं। तो उत्सर्जित पदार्थ क्या होता है, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। अगर यहाँ बात कर ले तो वृक्क से क्या होता है, जो हमारा पेशाब बनती है, जो हमारा मूत्र बनती है, जिससे क्या होता है कि यूरिया निकलती है, बहुत सारे नाइट्रोजन पदार्थ निकलते हैं। अब यहाँ बात कर ले उत्सर्जित पदार्थ की बात कर ले तो हमने बताया कि क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एक उत्सर्जित पदार्थ है, यूरिया भी क्या है, उत्सर्जित पदार्थ है। ठीक ना, तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से उत्सर्जन। अच्छा देखिए यहाँ पर किडनी की बात कर ले तो किडनी का जो क्या होता है, कैसा होता है, सीम का बीज के करता है। ठीक ना, हर एक मानव में क्या होता है, 2 किडनी लगा होता है। ठीक ना, एक किडनी अगर खराब भी होता है तो क्या होता है, एक से काम चल जाती है। ठीक ना, अगला है हम लोग देखते हैं जाइलम तथा फ्लोएम के पदार्थों का संबंध में 2 अंतर को लिखना है। ठीक है, देखिए जाइलम फ्लोएम पर हमने ऊपर भी क्या जिक्र कर लिया है कि जाइलम, हमें बताया जाइलम क्या है कि पौधों में क्या करता है, जड़ से लेकर क्या करता है, पत्तियों तक जल के पहुंचाने का कार्य करता है। जाइलम क्या होता है, केवल एक दिशीय होता है। क्या होता है, केवल वह जड़ से क्या करता है, पत्तियों तक जल को पहुंचाने का करता है। क्या होता है, ये एक दिशीय होता है। तो 2 अंतर यहाँ हो गया। अब 2 अंतर करते हैं फ्लोएम के बारे में। फ्लोएम जो होता है, फ्लोएम क्या है, एक ऐसी संवहन उत्तक जो करता है कि पौधों के सभी भागों में खनिज लवणों का पहुंचाने का कार्य करता है। ये होगा कौन, फ्लोएम। फ्लोएम जो होता है ये पौधों के सभी भागों करता है, जल खनिज लवणों को पहुंचाने का कार्य करती है। और क्या होता है, बहुदिशीय होता है। क्या होता है, बहुदिशीय होता है। ठीक ना, ये भी क्वेश्चन हो गया। अपना देखते हैं प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसका समीकरण लिखिए। देखिए प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसका समीकरण लिखने को रहा है। तो आप जानते होंगे प्रकाश संश्लेषण के बारे में। ठीक ना,
प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या होती है, अगर बात कर ले हम लोग प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कर रहे हैं, जिसे कहते हैं सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधा जल तथा खनिज लवणों के साथ क्या करता है कि जब सूर्य प्रकाश ग्रहण करती है और ऑक्सीजन क्या करती है, ऑक्सीजन को छोड़ती है और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करती है, और इस प्रक्रिया द्वारा क्या होता है वो अपना भोजन को तैयार करता है, उसे कहते हैं प्रकाश संश्लेषण करती है। प्रकाश संश्लेषण का यहाँ पर सूत्र लिखने को कह रहा है, तो सूत्र जो होता है क्या होता है आप लोग जानते हो इसके बारे में, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, मैं बताते हैं आपको कि C6O2 प्लस CH2O, और क्या होता है कि हमारा बात करें तो ये तो हमारा क्या होता है, यहाँ पर दो चीज भाग होती है, उसका उत्पाद क्या बनता है, तो C6H12O6 प्लस 6O2, तो ये क्या है, इस प्रकार समीकरण आपको लिख देना, ठीक ना। यहाँ पर अगर समीकरण पूछे तो ही लिखना है, नहीं तो प्रकाश संश्लेषण क्या है अगर पूछे तो कल का आपको डिफिनेशन ही लिखना है। प्रकाश संश्लेषण मुख्य भाग कौन लेता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड लेती है, तो सूर्य प्रकाश होता है, जल होता है, खनिज लवण होता है, ये सब क्या होता है इसमें भाग लेता है, इससे उत्पाद क्या बनता है, तो ऑक्सीजन क्या होता है, इसका उत्पाद बनता है, ठीक ना। ये अगला आयोडीन युक्त नमक का उपयोग डॉक्टर का सलाह क्यों देते, ठीक ना। देखिए क्या है कि आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह डॉक्टर क्यों देता है, ठीक ना। तो इसी बात को देखना है कि आयोडीन युक्त नमक का सलाह होंगे क्यों दी जाती है, ठीक ना। तो आप जानते होंगे आयोडीन जो होती है हमारा क्या होता है, जो हमारे शरीर के अंदर अवंटू ग्रंथि होती है उसमें क्या होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन बनने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। हमारे शरीर में प्रोटीन और वसा के उपापचय के लिए थायरॉक्सिन कार्बोहाइड्रेट नियंत्रित करता है। यह वृद्धि संतुलन के लिए भी क्या होता है, आवश्यक होता है। यदि हमारे शरीर में आयोडीन कमी हो जाएगी तो क्या होगा, हमारा गाइडर क्या होता है बढ़ जाता है और हमें घेगा रोग की समस्या होती है। इसलिए क्या है कि हमारे शरीर में आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि हमारे अवंटू ग्रंथि क्या होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन बनाना पड़ता है। अगर विटामिन नहीं होगा तो क्या होगा, ये सब नहीं होगा और हमारे शरीर में प्रोटीन और वसा का पाचन नहीं हो पाएगा, ठीक ना। इसलिए क्या होता है कि हमारे शरीर के लिए आयोडीन युक्त नमक का सलाह दी जाती है, ठीक ना। अगला है कि क्या होगा अगर मानव शरीर से दोनों वृक्क, यहाँ गलत है वृक्क लिखा हुआ, वृक्क हटा दिया तो क्या होगा, ठीक ना। देखिए सबसे ज्यादा लीजिए कि मानव शरीर में वृक्क का होना अति आवश्यक है, क्योंकि उत्सर्जन की प्रक्रिया जो होती है उसमें वृक्क भाग लेती है, फेफड़ा भाग लेती है, तो इसलिए क्या है कि वृक्क का होना अति आवश्यक है। क्यों बताते हैं, तो बोला क्या होगा अगर मानव शरीर से दोनों वृक्क हटा दिया जाए, क्या होगा अगर किसी भी मानव के शरीर से दोनों वृक्क को हटा दिया जाएगा तो क्या होगा, उस व्यक्ति में उत्सर्जन की प्रक्रिया रुक जाएगी, जिससे क्या होगा कि शरीर के अंदर उपापचयी क्रियाओं के दौरान बने जो नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होगा वो शरीर के अंदर रह जाएगी और क्या होगा व्यक्ति धीरे धीरे क्या होगा मर जाएगा। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि हमारे शरीर से हानिकारक पदार्थ जो हमारा क्या है नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है, जैसे यूरिया हो गया, अन्य बहुत सारे गैस जो क्या है निकलना हाथ से जरूरी है। तो क्या अगर कार्बन डाइऑक्साइड मान लीजिए बताया जाए कि फेफड़ा हट जाएगी तो कैसे जिंदा रहेगा। हाँ यहाँ पर ब्रेक की बात हो रही है, तो अगर एक ब्रेक हटा दिया क्या होगा तभी काम चलेगा, क्योंकि हमारा जो पानी का छानने काम होगा क्या हो जाएगा और हमारा उस तरह की प्रक्रिया क्या होगा हो जाएगा, लेकिन दोनों हटा जाएगा व्यक्ति मर जाएगा, ठीक है। गलत लिए बोल रहा है कि परागण किसे कहते हैं, स्वपरागण एवं पर परागण में अंतर स्पष्ट। देखिए अब बात करते हैं परागण के बारे में। देखिए आप जानते हो पुष्प के बारे में, ये तो हमारा पुष्प होता है, पुष्प के बारे में बात कर ले। पुष्प जो होती है उसमें आप जानते हो कि दो भाग अगर मुख्यतः होती है। यहाँ पे क्या होता है कि आपको हम एक चित्र भी दिखाएंगे पीछे, जब नामांकित चित्र के जो बारी आएगा तो वहां पर आपको हम चित्र दिखाएंगे। वो चित्र से क्या होगा कि आपको यहाँ पर सारे कुछ जो चित्र पूछता है परीक्षा में, ये चित्र भी हम यहाँ पर आपको देने वाले कौन सा चित्र कहाँ पूछने वाले है, तो हम वहां आपको अच्छा समझाएंगे। देखिए परागण किसे कहते हैं, परागण जो होती है पुष्प में होता है क्या होता है स्त्रीकेश्वर, एक होता है क्या पुंकेश्वर। तो स्त्रीकेश्वर होता है पुंकेश्वर होता है, क्या होता है स्त्रीकेश्वर की बात कर ले तो क्या होता है ये महिला क्या होता है मादा जननांग होता है किसका, पुष्प का। और बात कर ले तो जो पुंकेश्वर तो क्या होता है पुरुष जननांग होता है, ठीक ना। जब क्या होता है कि पुंकेश्वर से क्या होता है कि जब परागकण उड़कर क्या होता है कि स्त्री केसर पर आती है, स्त्री केसर वर्तिकाग्र पर आती है, वर्तिकाग्र पर जब आती है तो क्या होता है ये प्रक्रिया वहां से क्या होता है शुक्राणु यानी बोले तो जो पुष्प का वहां से क्या होता है परागकण उड़ करके स्त्री केसर पर आती है तो क्या होता है निषेचन प्रक्रिया होती है, इसी क्या कहते हैं हम लोग परागण करते हैं, ठीक ना। आइए परागण दो प्रकार का होता है, एक होता है स्वपरागण होता है पर परागण। देखिए स्वपरागण क्या होता है जब एक ही पुष्प के क्या होता है कि एक ही पुष्प के नर भाग से मतलब क्या एक ही पुष्प के पुंकेसर से परागकण उड़ करके उसी पुष्प क्या हो पुंकेसर पर आकर स्त्रीकेसर पर आकर गिरे क्या कहते हैं, मतलब क्या हो जब उसी भाग के उसी पुष्प के उसी भाग से क्या हो कि उड़ करके और उसी पुष्प क्या हो स्त्रीकेसर पर आ जाए परागकण का होता है वो होता है स्वपरागण। पर परागण जो होता है क्या होता है पर परागण के अंतर्गत क्या होता है कि एक पुष्प देखिए मान लीजिए एक पुष्प यहाँ है एक पुष्प दूसरा है और दूसरे पुष्प के क्या होता है कि स्त्री केसर पर और दूसरे पुष्प के पुंकेसर का परागकण जब उड़ क्या होता है उस पुष्प के द्वारा क्या होता है कि दूसरे पुष्प को क्या होता है जब परागण क्रिया होता है उसके हम लोग पर परागण करते हैं, ठीक ना। तो स्वपरागण पर समझ आप लोग, बाकी हम चित्र बताएंगे कहाँ पर क्या होता है इसका नामांकन चित्र में दिखाना, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या होता है। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्या होगा कि पोषी स्तर क्या है एवं आहार
श्रृंखला के द्वारा समझाइए, ठीक ना। देखिए पोषी स्तर होता क्या है इसके बारे में आप सभी पता होगा कि आहार श्रृंखला का प्रत्येक चरण क्या कहते हैं हम लोग, पोषी स्तर कहते हैं। मतलब क्या है कि जैसा कि आप जानते हो जलीय आहार श्रृंखला, दो प्रकार का आहार श्रृंखला होती है। एक क्या होता है जलीय आहार श्रृंखला होता है, जिसमें क्या होता है सबसे नीचे का बात करें तो शैवाल होता है। शैवाल को जलीय कीट खाती है, जलीय कीट को छोटी मछली खा जाती है और छोटी मछली को बड़ी मछली खाती है। आप लोग आहार श्रृंखला देखे होंगे, इसमें हम जल के बारे में बताया, जिसमें जल में क्या होता है शैवाल होती है, शैवाल क्या होती है, शैवाल का बात करें तो बड़ी मछली जो छोटी मछली सॉरी जलीय कीट होती है उसको करती है, छोटी मछली खा जाती है और छोटी मछली को बड़ी मछली खा जाती है, ठीक ना। उसी प्रकार देखें तो स्थलीय जाल भी होती है, आहार श्रृंखला होती है। इसमें घास होती है, घास को हिरन खाती है, हिरन को बाघ खाती है और सब कौन खाता है, बाघ को और क्या कहते हैं मछली को, सबको कौन खाता है तो हम मनुष्य खाते हैं, ठीक ना। तो सबसे बड़ा आहार श्रृंखला कह सकते हैं कि हम लोग है, ठीक ना। और सर्वाहारी वैसे ही मनुष्य होता है, ठीक ना। आइए अगला हम देखते हैं कि परितंत्र में अपमार्जक की क्या महत्व होती है, क्या भूमिका होती है, ठीक ना। जो परितंत्र है, परितंत्र में अपमार्जक की भूमिका क्या होती है, अपमार्जकों की उपस्थिति में जलीय सूक्ष्म जीवाणुओं का अपघटन सरलता से नहीं हो पाता है, जिससे वह जल से लंबे समय तक विद्यमान रहता है। परिणाम तो जलीय जीव प्रभावित होता है और फॉस्फेट युक्त कहते हैं अपमार्जक में शैवाल अत्यधिक वृद्धि करते हैं, जिससे पानी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, कहते हैं ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ठीक ना। ये था हमारा परितंत्र में अपमार्जक की भूमिका, ठीक ना। देखिए इससे पहले हम लोग क्या कि जानते हैं कि दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन को यहाँ पर नहीं करेंगे, क्या है कि लघु उत्तरीय को बताया है। और जो क्वेश्चन यहाँ पर हम सचित्र क्या कहते हैं बायोलॉजी में जो पूछा जाता है, वो चित्र हम अपने हाथों के द्वारा बनाए गए चित्र को आप लोग को दिखाने वाले हैं। और ये चित्र आप लोग को देख के जाना है। यहाँ से कहो कि आपको कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो चित्र आपको कहा वहाँ 5 नंबर में पूछता है, ठीक ना। तो आइए हम लोग चित्र के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या है कि चित्र को देखने वाले हैं। ये सभी प्रकार के, जैसे आप देखें मानव श्वसन तंत्र है, उसका क्या है पुष्प के अनुदैर्ध्य काट जो होता है वो है, उसका हम लोग तो मादा जनन अंग है जो हम लोग यहाँ देखने वाले हैं। उसका क्या है कि मानव उत्सर्जन तंत्र यानी कि वृक्क के जो चित्र होता है, ये संपूर्ण चित्र दिया है। उसका क्या है यहाँ पर बात कर ले तो क्या है तंत्रिका तंत्र का यानी कि न्यूरॉन का जो चित्र होता है दिया है, ठीक ना। ये सभी क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा भी गया है, ठीक ना। आपको यहाँ पर हम किसी किताब से भी दे सकते थे, लेकिन आसान तरीका से कैसे बनाना है उन्होंने उस प्रक्रिया जो होती है वो बनाने का हम यहाँ पर दर्शाए हैं। और इसके देख कर क्या होगा कि आप आसानी से समझ सकते हैं क्या होता है और साथ ही बना भी सकते हैं। ये किताब का कोई भाषा नहीं है, या किताब में कैसे बनते वैसे नहीं है, इसमें आपको देखिए समझ आएगा कैसे बनाना है, ठीक ना। और यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजों को समझाने वाला है, ठीक ना। आइए देखिए क्या है, ये हमारा क्या है मानव श्वसन तंत्र होता है, ठीक ना। मानव श्वसन तंत्र का नामांकन चित्र होता है बनाने के लिए। देखिए यहाँ पर क्या है लैरिक्स है, ये आप जानते हैं जहाँ पर क्या होता है हमारा श्वसन तंत्र का शुरुआत होता है, ठीक ना। ट्रेकिया है, बात कर ले तो ये फेफड़ा होता है, फेफड़ा का संपूर्ण भाग का, ठीक ना। आगे क्या है वायु कोष्टिका होता है, ठीक ना। वायु कोष्टिका आप लोग देखते हैं फफूंदी में क्या होता है, जिसको क्या कहते हैं विक्राणु सॉरी जो हमारा वायु कोष्टिका होती है वो क्या है कि इस प्रकार से एक जालनुमा होता है, ठीक ना। जिससे क्या होती है कि इसमें ऑक्सीजन आती है और ऑक्सीजन का होता है कि यहीं पर जो केशिका नली होती है, मतलब कह सकते हैं कि पतले मतलब पाइप की नली होती है, जिससे क्या होता है कि हमारा ऑक्सीजन क्या होता है ब्लड मिलती है और हमारा क्या होता है ऑक्सीकृत हीमोग्लोबिन बनता है, ठीक ना। आइए अगला है कि हमारा क्या है ब्रोंकस है, अगला क्या है ब्रोंकियस होता है, जो क्या है कि यहाँ पर ये संपूर्ण मानव का श्वसन तंत्र है, जो क्या है ये आप लोग को चित्र देख सकते हैं आसानी से। का दुबार का आपको रिवाइज करना है और ये आपको रात भर में आसानी से देख सकते हैं। अगला बात कर ले, अगर आप एग्जाम देने भी जा रहे हैं तो यहाँ पर देख लीजिए आपका आप रास्ते में देख सकते हैं कि ये बातें आपको याद रहेगा। थोड़ा भी कर देता है तो आपको यहाँ क्या हिंदी में उसका नाम याद रहेगा। अगर आप नाम लिखते हैं, चित्र बनाते हैं, नाम भी लिखते हैं तो आपको ज्यादा नंबर मिलने वाला, ठीक ना। आइए अगला देखते हैं। ये हमारा क्या है पुष्प की अनुदैर्ध्य काट, यानी कि जो हमारा पुष्प का यानी जो हमारा फूल का क्या होता है पूछता है नाम सहित, ठीक ना। देखिए पूरा आपको समझ में इसमें क्या है, ये हमारा पुष्प है, ठीक ना। ये द्विलिंगी है, इसमें क्या है कि स्त्री केसर भी है और इसमें क्या है पुंकेसर भी है, ठीक ना। ये क्या है नर भाग भी है मादा भाग भी है, ठीक ना। देखिए नर भाग की बात कर ले तो इसमें क्या होता है पराग कोष, जो कहाँ होता है तंतु हमारा जो होता है तंतु, इसी क्या हम लोग कहते हैं पराग कोष होती है इसमें ऊपर में जहाँ पर पराग होता है, ठीक मतलब पराग रहती है। और क्या है तंतु ये जो हमारा क्या होता है पतला सा जो इसका क्या होता है जिससे वह बना रहता है उसका कहते हैं तंतु कहते हैं। और इस दोनों भाग को क्या कहते हैं पुंकेसर कहते हैं। और क्या होता है नर भाग होता है, क्या होता है ये नर भाग होता है, ठीक ना। अगला अगर बात करें हम लोग तो अगला क्या है यहाँ पर बात कर अगर पुष्प की बात कर ले तो इसमें क्या है कि हमारा देखिए बता दे सारे क्या होता है कि यहाँ पर जो परागकोश होता है क्या होता है तंतु होता है। पुंकेसर क्या है पुंकेसर बात करें तो क्या संपूर्ण रूप से क्या है नर भाग है, ठीक ना। इधर देखिए इधर क्या होता है कि एक बीच का भाग होता है, ठीक ना, जो क्या होता है स्टिग्मा जो हमारा वर्तिकाग्र होता है, क्या होता है वर्तिकाग्र होता है। और बात कर ले ये वर्तिकाग्र होता है और वर्तिका जिसमें क्या होता है ये भाग बने रहता है वर्तिका होती है। और अंडाश सबसे क्या होता है अंडाश निषेचन होता है, ठीक ना। आइए हमारा क्या है स्त्रीकेसर है, संपूर्ण भाग का हुआ स्त्रीकेसर हुआ, ये मादा
जनांग का कह सकते हैं कि ये क्या है, नर भाग इधर हो गया, इधर क्या है मादा भाग है, ठीक ना। पुष्प में दोनों भाग क्या होता है, एक साथ होता है, द्विलिंगी है, ठीक ना। आइए, ये बाहर जो पत्ती होता है क्या होता है, वो बायदल होता है, इसको हम क्या कर सकते हैं, पंखुड़ी या दल कर सकते हैं, ठीक ना। ये हमारा क्या पुष्प का हो गया, अनुदैर्घ्य का, ठीक ना। तो ये हमारा पुष्प का है। इसी प्रकार से आप लोग बना सकते हैं, इसमें नंबर आपको अधिक देगा, ठीक ना। नाम ऐसे लिखना है, न कि किताबी भाषा में आप लोग को चलना है, ठीक ना। आइए अगला बात कर ले, ये क्या हमारा मादा जनन तंत्र, यानी कि मादा जननांग है। इसमें क्या होता है, ये जननांग को देख लीजिए, इसमें हमारा क्या है कि फेलोपियन ट्यूब होता है, ठीक ना। ये फेलोपियन ट्यूब है, जब हम क्लास में पढ़ाए थे आप लोग को तो अच्छा होता है, इससे संरचना क्या होता है इसके बारे में बताए थे, लेकिन यहाँ क्या आपको पिक्चर देखना है और जल्दी से क्लास को खत्म करना, ठीक ना। ये हमारा क्या है, फेलोपियन ट्यूब है, जिसका फेलोपियन लिखा इसको बोलते हैं। और क्या होता है कि ये अंडवाहिका होता है, ठीक ना। मतलब क्या है कि यहाँ से अंडाणु क्या होता है, जब यहाँ से रिसीव होती है, यहाँ से लेने वाला क्या होता है अंडाशय को, यहाँ से अंडाशय लेने के बाद क्या होता है कि ये अंडाशय यहाँ से क्या होती है, गर्भाशय में आती है, फिर निषेचन का कार्य क्या होता है, शुरू होती है। ये हमारा गर्भाशय, ठीक ना, क्या होता है गर्भाशय होता है, ठीक ना। ये क्या हमारा ग्रीवा है, और उसके बात कर ले तो हमारा क्या योनि है। इस प्रकार से आप लोग नाम को याद रख सकते हैं। ये हमारा क्या है, मादा जनन तंत्र है, ठीक ना। आइए अगला बात कर लेते हैं। इसके बाद हमारा क्या है, वृक्क, यानी कि क्या है, श्वसन तंत्र, मानव उत्सर्जन तंत्र बात कर ले तो क्या हमारा ये क्या है, मानव उत्सर्जन तंत्र बात कर ले तो हमारा क्या है, वृक्क का चित्र है। वृक्क का जो आकार होता है क्या होता है, सीम के बीच का आकार होता है। देखिए वृक्क जो हमारा है, अगर बात कर रहे हैं इसके बारे में तो क्या हमारा वृक्काणु हो जाता है, जो हमारा जो के अंदर क्या होता है, जो हमारा क्या जिसमें क्या होती है कि ये पानी छाती है, यहाँ पर जब पानी आता है तो छाने का करता है, इसमें जो उत्सर्जित पदार्थ करता है बाहर आती है, मतलब विक्राणु हो गया। ये दो पाइप होती है, क्या होता है, मूत्रवाहिनी होती है, ठीक ना, दोनों किडनी से आती है, मूत्रवाहिनी होती है, और एक थैला होता है, इसका कहते हैं हम लोग मूत्राशय कहते हैं। मतलब मूत्राशय जहाँ पर थैला का होता है, पेशाब जमा होती है, और यहाँ पर क्या होता है, मूत्र मार्ग के द्वारा लास्ट का होता है पेशाब जो हमारे शरीर से निकलता है, इसमें क्या होता है यूरिया जितना निकलता है। तो ये हमारा वृक्क हो गया। आगे बात कर ले तो लास्ट हमारा पिक्चर जो है आपका है। और बात कर ले क्या हमारा तंत्रिका तंत्र, न्यूरॉन की बात कर ले, ये अलग से आगे मानव, ये क्वेश्चन यहाँ का नहीं है, ठीक ना। ये अगला है, बात कर ले तो ये हमारा कितना, यह है मानव तंत्रिका तंत्र। बात कर ले तो ये न्यूरॉन की बात कर, न्यूरॉन का हमारा क्या होता है, ये बात कर ले तो इसका क्या होता है, यहाँ पर क्या है, डेंड्राइट है, इसका कर ले। देखिए ये जो होता है ना, इसके बारे में आप लोग पढ़े होंगे, जो क्या करता है कि सूचना को यहाँ से मान लेता है तो यहाँ तक देता है, फिर क्या होता है हमारे शरीर में फिर से ऐसा संरचना होता है। तो क्या होता है, अगर मान ले पैर में चीटी काटता है तो इस तरह क्या होता है, ब्रेन हो जाती है, तो ये कौन पहुंचाता है, यही पहुंचाता है। इसके बारे में आप लोग पढ़ेंगे, ठीक ना। ये क्या है, तंत्रिकाक्ष है, इसके बारे में जानते हो, केंद्रक है, ठीक ना। और क्या है कि हमारा कोशिकाएं है, मतलब क्या कोशिका का जो हमारा द्रव होता है, ठीक ना। इस प्रकार क्या है कि श्वान कोशिकांग केंद्रक है, इस प्रकार के केंद्रक का जितना भी कार्य होता है तंत्रिका तंत्र का, ये आप लोग को हम बताए थे क्लास में। अब बाकी और बात कर ले तो ये क्या है हमारा, ये इसका चित्र है, आप लोग देखे हैं। और बाकी जितना भी चित्र हमने बताया इस सभी को आपको देख के जाना है। यहाँ से आपको 5 नंबर का चित्र का होता है, ठीक ना। चलिए अब हम लोग चलते हैं फिर से कहाँ, फिजिक्स पे, ठीक ना। ये था, और आप लोग को दीर्घोत्तरीय देख लेना है, ये हमारा बायोलॉजी का ही है, फिजिक्स का हो गया। मानव आहार बनाना है, वृक्क बनाना है, एक तंत्रिका तंत्र कोशिका का बनाना है, किसी पूर्ण पुष्प के अंदर का, मतलब ये हम लोग आपको बताया, ये सब चित्र बनाता था, ठीक ना। चलिए अगला बात कर ले हम लोग, तो ये हम देखते हैं हम लोग फिजिक्स का, ठीक ना। फिजिक्स का क्या है, उत्तल लेंस एवं अवतल लेंस में सचित्र विभेद करें, ठीक ना। देखिए उत्तल लेंस क्या होता है, अवतल लेंस क्या होता है, इसका सचित्र विभेद करना, ठीक ना। तो चित्र के बारे में क्या है आप लोग को बताए थे कि जो उत्तल लेंस होता है क्या होता है, इसका अगर देखें तो कुछ आकार ऐसा होता है। अगर अवतल लेंस की बात कर ले तो उसका आकार क्या होता है, कुछ ऐसा होता है, ठीक ना। तो ये क्या हमारा होता है, ये अवतल लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। अगर बात करें इसके बारे में तो क्या होता है, उत्तल लेंस जो होता है, विभेद करना है तो देख लीजिए, उत्तल लेंस जो होता है उसका जो क्या होता है, बीच का भाग खुला होता है और किनारा क्या होता है, पतला होता है। अगर हम लोग अवतल लेंस बात कर ले तो क्या होता है, किनारा मोटा होता है और बीच का क्या होता है, पतला होता है। ये क्या हमारा अवतल लेंस का होगा, ठीक ना। अगर बात कर ले हम लोग फिर से उत्तल लेंस में, इससे वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है, किसमें, उत्तल लेंस से वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है हमेशा। और बात कर ले अवतल में, इससे वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, ठीक ना। आगे बात कर ले हम लोग, अगर दूसरा क्वेश्चन की बात कर, इसमें क्या अविभेद कर ले तो क्या है, इससे वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनते हैं, किसमें, उत्तल में। उत्तल में क्या होता है, वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनते हैं। अगर बात कर ले हम लोग अवतल का, तो इसमें केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं, ठीक ना। तो ये हमारा 3 हो गया। एक और जान लीजिए, इसमें क्या होता है, इसमें उल्टा प्रतिबिंब बनता है, किसमें, अवतल में, सॉरी उत्तल में क्या होता है कि उल्टा प्रतिबिंब बनता है। और अवतल की बात कर ले तो अवतल में क्या होता है, इसमें प्रतिबिंब सीधा बनता है, ठीक है। चलिए ये हमारा हो गया पहला क्वेश्चन आंसर। बोला कि एक गोले दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितना है, 20 सेंटीमीटर है, इसका फोकस दूरी क्या है, ये आप लोग को सॉल्व करने वाला है, आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसको मैं डिस्कस करें, ठीक ना। आप लोग को देख लेना है इसका आंसर, ठीक ना। अगला है कि प्रिज्म से होकर के प्रकाश के अपवर्तन नामांकित चित्र को क्या करना, खींचना है। देखिए प्रिज्म के बारे में आप लोग बताए थे, इसमें क्या होता है कि
जब एक प्रकाश किरण रहा तब क्या होता है, यहाँ से वर्ण विक्षेप होती है, और वर्ण विक्षेप हमने बताया था, इसका भी चित्र आप लोग के पास होगा, आप लोग को देख लेना, ठीक ना। अगला है कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है और इसके नियमों को लिखिए। चलिए इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, प्रकाश का अपवर्तन क्या है। प्रकाश का अपवर्तन की बात करें तो इसका जो नियम हम लोग को दिख रहा है सबसे बात देखिए, आपतित अगर बात करें प्रकाश का अपवर्तन की बात करें, नियम क्या होता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु का खींचा गया विलंब क्या होता है, सभी एक ही तल में होता है, ठीक ना। दूसरा बात कर ले तो किन्हीं दो माध्यमों का प्रकाश के किन्हीं निश्चित वर्ण के लिए आपतन कोण के जया यानी कि साइन जो बना होता है तथा अपवर्तन कोण की जया क्या होती है, अनुपात का नियतांक दोनों जो अपवर्तनांक कहलाता है, इसे हम क्या कहते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं, ठीक है। देखिए ये था हमारा प्रकाश के अपवर्तन का, ठीक ना। अगर चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है कि दृष्टि दोष क्या है, इसके कितने प्रकार, ठीक ना। हम लोग देखते हैं दृष्टि दोष का। देखिए दृष्टि दोष सबसे क्या है, क्या इसको देख लीजिए। जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के रेटिना पर स्पष्ट रूप से नहीं बनता है तो इस दोष को क्या कहते हैं, दृष्टि दोष कहते हैं, ठीक ना। दृष्टि दोष मुख्यतः तीन प्रकार का होता है, एक होता है निकट दृष्टि दोष, दूसरा होता है दीर्घ दृष्टि दोष, और एक होता है अबिंदुता, ठीक ना। देखिए आप इस सभी के बारे में जो जितना भी लोग क्या है कि यहाँ पर अभी क्लास में है, उन सभी लोग को क्या है कि हमने इस क्या है कि हमारे संस्था के द्वारा इस चीज को अच्छा से पढ़ाया गया है कि क्या है कि जो दृष्टि दोष है, दृष्टि दोष क्या है, तीन प्रकार का होता है। पहला क्या है, निकट दृष्टि दोष, जिसमें क्या होता है कि इसे प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, इसमें दूर की वस्तु स्पष्ट परंतु क्या होता है, निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती। मतलब क्या होता है, इससे जो वस्तु का जो पिक्चर होता है, मतलब जो प्रतिबिंब होता है, वो रेटिना के पीछे बनता है। इसमें क्या होता है कि दूर के वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है परंतु क्या होती है, निकट के वस्तु दिखाई नहीं देता है, इसे क्या होता है, निकट दृष्टि दोष। देखिए उल्टा होता है, इसमें निकट में क्या होता है कि दूर के वस्तु दिखता है लेकिन निकट का नहीं दिखता है, इससे क्या होता है, वस्तु के प्रतिबिंब होता है लेकिन रेटिना का पीछे बनता है, ठीक ना। अगला बात कर ले दूसरा हम लोग कि दीर्घ दृष्टि दोष क्या होता है, इससे प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, इसमें दूर की वस्तु स्पष्ट परंतु निकट दृष्टि का नहीं दिखाई, मतलब उल्टा होता है। इसमें दूर का, अगर यहाँ पर दीर्घ दृष्टि दोष मतलब क्या, दूर दृष्टि दोष, इसमें क्या होता है कि दूर की वस्तु स्पष्ट दिखती है लेकिन निकट का, सॉरी यहाँ क्या होता है, इसमें दूर की वस्तु स्पष्ट परंतु क्या है, निकट की वस्तु दिखाई नहीं देता, ठीक ना। आइए अगला देखते हैं, अबिंदुता। इसकी बात करें तो क्या होता है कि आंख की लेंस सममित अभाव के कारण क्या होता है, किसी प्रतिबिंब के नंबर क्या होता है, कई बनने लगते हैं, इससे क्या होता है, कोई वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती ना। तो ऐसे वाले क्या होता है कि इसमें किसी भी वस्तु क्या होता है, स्पष्ट रूप से नहीं दिखाता है। ऐसे वाले में क्या होता है, दो ऐसा चश्मा आता है, आप जानते होंगे। इसमें क्या होता है, इस व्यक्ति के कारण के लिए एक क्या होता है कि बीच से लाइन आता है चश्मा में, ऊपर क्या होता है, उत्तल होता है, नीचे क्या होता है, अवतल होता है, दोनों लेंस क्या होता है, अबिंदुता का दूर क्या होता है, मतलब क्या है कि उसको अवतल की समस्या होता है, दूर होगा तो वो भी सही होगा और निकट होगा तो वो भी सही होगा, ठीक ना। इस प्रकार का चश्मा दिया जाता है, ठीक ना। अगला है विद्युत बल्ब के नामांकित चित्र बनाइए। ये आप लोग का चित्र दिखना है तो आप लोग दिखना है, ठीक है। लघु पतन क्या है, आप चलते हम लोग लघु पतन में क्या है, लघु पतन के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, और क्या है कि हम लोग विद्युत बल्ब के बारे में बताए थे, तो इसका चित्र आप लोग के पास होगा, आप लोग को चित्र देख लेना। देखिए लघु पतन में जो होता है क्या है, जब किसी विद्युत यंत्र में धारा कम प्रतिरोध से होकर के प्रभावित हो जाती है तो उसे लघु पतन करता है। इस स्थिति में क्या होता है, किसी परिपथ में विद्युत का धारा अचानक बहुत अधिक हो जाता है, तब क्या होता है, विद्युत पथ में विद्युतमय तार उदासीन तार संपर्क में आ जाती है, जिससे कहते हैं प्रतिरोध शून्य हो जाता है, और कारण क्या होता है, ऐसा लघु पतन के कारण से आग लग सकती है, ठीक है। मतलब क्या होता है, शॉर्ट सर्किट आप जानते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं विद्युत में लघु पतन में कहते हैं, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन है कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में एक दूसरे के प्रतिशत क्यों नहीं क्या है, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिशत क्यों ना, देखिए प्रतिच्छेद होता है, यहाँ पर गलत लिखा है, प्रतिशत होगा, प्रतिच्छेद क्यों नहीं करता, ठीक ना। ये क्वेश्चन गलत टाइप हो गया, हम लोग देखते हैं इस कारण, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या होगा कि चुंबकीय सुई सदा एक ही दिशा की ओर संकेत करती है। यदि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो इसका अर्थ होगा कि प्रतिच्छेद बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं और क्या है, दिक् सूची ने दो दिशाओं की ओर संकेत किया है, अतः जो संभव नहीं है, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे क्या करती है, कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है, ठीक ना। अगला है नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया क्या है, तो हम चलते हैं नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया क्या है, इसके बारे में जानते हैं, ठीक ना। चलिए देखिए नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया देख ले तो नाभिकीय ऊर्जा बाहरी नाभिकीय परमाणु के नाभिक पर, देखिए इसमें क्या होता है, यूरेनियम क्या, देखिए इसके बाद नाभिकीय ऊर्जा बाहरी नाभिकीय परमाणु की नाभिक पर निम्न ऊर्जा न्यूट्रॉन से
बमबारी करते हुए हल्के नाभिक के तोड़ा जा सकता है, जिससे क्या है कि विशाल मात्रा में ऊर्जा का मुक्त होती है। इसे ही नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं, ठीक ना। आइए देखिए अगला क्वेश्चन बात कर ले। तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, प्रतिरोध क्या है, इसका एसआई मात्रक क्या होता है। हम लोग देखते हैं प्रतिरोध क्या है इसका। तो देखिए इसमें क्या है, बताया जाता है कि प्रतिरोध किसी चालक का वह गुण है जिसके कारण से वह विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है, उसे प्रतिरोध कहते हैं, ठीक। देखिए प्रतिरोध एक ऐसा गुण है जो क्या करता है, किसी चालक के विद्युत धारा के प्रवाह का करता है, विरोध करता है, इसका प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध की अगर हम लोग बात कर ले तो इसका देखिए प्रतिरोध यानी क्या है, जैसे वी बाय आर आई के बराबर जानते हैं, उसका बराबर आर होता है, इसका नाम जानते हो, ठीक ना। यहाँ पर क्या करें तो विभवांतर धारा बराबर का प्रतिरोध अर्थात यानी क्या है, हमारा प्रतिरोध के बारे में जानते हैं। तो जो क्या करते हैं कि किसी चालक का वह गुण जिसके कारण क्या होता है, वह विद्युत धारा का विरोध करते हैं, हम लोग प्रतिरोध करते हैं, ठीक ना। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, ओम होता है, क्या होता है, ओम होता है, ठीक ना। चलिए तो हमारा फिजिक्स का भी क्या होता है, खत्म होता है। फिजिक्स का दीर्घोत्तरीय चित्र आप लोग देख सकते हैं। अब क्वेश्चन जो यहाँ पर है ये आप लोग को देख लेना है, यहाँ से क्वेश्चन आएगी, ठीक है। अब लोग बात करते हैं केमिस्ट्री का जो लघु उत्तरीय क्वेश्चन है उसके बारे में। फिर क्या है कि आप लोग को हम यहाँ क्लास को खत्म करेंगे, आप लोग इसको देख लीजिएगा अच्छा से, सारे चित्र को देख लीजिएगा, आपको यहाँ से क्या साइंस में पूछा जाएगा, ठीक ना। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन जिसमें है, बोला कि सोडियम को केरोसिन तेल में डुबो कर क्यों रखा था। जो सोडियम धातु होती है उसको केरोसिन तेल में डुबो कर क्यों रखा था, ठीक ना। आइए देखते हैं इसका अगर बात कर ले हम इसके बारे में आप लोग बचपन से जानते होंगे, केरोसिन में क्यों सोडियम डुबो कर रखा जाता है। तो अत्यधिक क्रियाशील होती है सोडियम, आप लोग इसके बारे में जानते होंगे। तो सोडियम जो होती है अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण से सोडियम धातु को खुला रखने पर साधारण ताप पर ही ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर जलने लगती है, अतः यह जल न जाए इसलिए क्या होता है, इसके बचाव कारण से हम लोग केरोसिन में डुबा क्या करते हैं, सोडियम धातु को रखते हैं। देखिए सोडियम होता है क्या होता है, अत्यधिक क्रियाशील होती है और ये खुले क्या होता है कि ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जलने लगती है, इसलिए से केरोसिन तेल में डुबो करके रखा था, ठीक ना। अगला है कि उदासीनीकरण की प्रक्रिया क्या है, इसका 2 उदाहरण देना, ठीक ना। आइए देखते हैं हम लोग इसके बारे में, ठीक ना। अगला क्वेश्चन को देखते हुए देखिए इसमें क्या होता है कि वह प्रक्रिया इसमें का कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है तो उसे कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अम्ल प्लस भस्म लवण प्लस जल। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि आपको एग्जाम्पल देखना है, तो अम्ल के साथ जब भस्म अभिक्रिया होता है क्या होता है, लवण और जल बनता है, ठीक ना। जब अम्ल के साथ भस्म अभिक्रिया करता है तो होता है लवण और जल बनता है। इसका सूत्र होता है HCl के साथ बात कर ले तो HCl के साथ जब जुड़ेगा क्या होगा कि NaOH जुड़ेगा तो क्या होगा, इसका अभिक्रिया के रूप में क्या NaCl प्लस H2O, ठीक ना। ये आप इसका उत्पाद के रूप में, ठीक ना। हम लोग इसका भी देख लिए। अब क्या कि वियोजन अभिक्रिया का सोदाहरण सहित लिखे, ठीक ना। वियोजन अभिक्रिया क्या होता है इसको भी देख लीजिए, हम लोग देखते हैं वियोजन अभिक्रिया, ठीक ना। देखिए इसमें जो होता है क्या होता है, वियोजन अभिक्रिया के अंतर्गत जब एक यौगिक टूट करके 2 या 2 से अधिक यौगिक बनता है वैसी अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक ना। इसमें क्या होता है कि एक यौगिक टूटता है और क्या होता है कि नया यौगिक 2 रूप में बनता है, ठीक ना। क्या होता है ये 2 या 2 से अधिक भी बन सकती है, जैसे क्या कि 2KClO3 की बात कर ले। अगर ये क्या होता है एक यौगिक है, अगर ये टूटे तो क्या होता है 2KCl प्लस क्या होता है 3O2 बनता है, ठीक ना। तो इस प्रकार क्या होता है टूटता है और अलग अलग क्या होता है नया नया रूप को देता है। जब क्या होता है कि इसमें एक ही धातु रहती है तो ये क्या होता है जब टूटती है, जब एक टूटती है तो नया नया क्या होता है 2 धातु बन सकती है, 3 धातु बन सकती है। इसी को क्या कहते हैं वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ये नाम से यह सोच सकते हैं कौन सी अभिक्रिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है। देखिए जल की अनुपस्थिति में और बात करें जल किसी अम्ल के विच्छेदन में सहायता होता है जिसमें हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होता है। जल की अनुपस्थिति में आयन का उत्पन्न नहीं होता है, इसलिए क्या होता है जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता है। जब क्या होगा कि आयन हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होगा क्या होगा, इसका जो है उत्पत्ति होगा जिसका अनुपस्थिति कारण से क्या होता है कि यह इसका व्यवहार होता है ना क्या होता है अम्लीय नहीं हो पाता, ठीक ना। अगला बात कर ले हम लोग कि अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि आयनिक यौगिक का गलनांक उच्च क्यों होता है। तो हम लोग देखते हैं कि आयनिक यौगिक जो होता है इसका गलनांक आखिर उच्च क्यों होता है। इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, थोड़ा सा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्या है कि आयनिक यौगिक का गलनांक उच्च क्यों होता है। तो अंतर आयनिक आकर्षण के कारण से आयनिक यौगिक का गलनांक क्या होता है उच्च होता है। थोड़ा सा लिखना है कि अंतर आयनिक आकर्षण कारण क्या होता है कि आयनिक यौगिक का गलनांक हमेशा उच्च रहती है, ठीक ना। अगला है कि एथिलीन का संरचना सूत्र लिखिए, तो आप लोग को संरचना सूत्र के बारे में बताया गया होगा। संरचना जो एथिलीन का है वो लिख रहे हैं, ठीक ना। आगे है कि समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण के साथ बताइए। देखिए समजातीय श्रेणी की बात कर ले तो इसके क्या है कि हम लोग यहाँ देख लेते हैं
अगर देखा जाए इसके बारे में तो यौगिक की ऐसी श्रृंखला जिसमें क्या होता है कार्बन में की उपस्थित क्या है कि यौगिक की ऐसी श्रृंखला जिसमें क्या कार्बन में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रकार्यात्मक समूह प्रस्थापित करती है तो उसे क्या कहते हैं समजातीय या समजातीय श्रेणी भी कहते हैं। इसके दो क्रमागत सदस्य होते हैं जिसमें क्या होते हैं CH2 ग्रुप का अंतर होता है, जैसे कि एल्केन समजातीय श्रेणी का सामान्य सूत्र क्या होता है CnH2n+2 होता है। तो ये क्या है हमारा समजातीय श्रेणी का एक उदाहरण भी हो सकती है। अगला बात करें कि देखिए एक क्वेश्चन आप लोग को और इसे ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो आएगा देखा जा सकता है इस क्वेश्चन को भी कि मिश्र धातु किसे कहते हैं, मिश्र धातु बनने के दो फायदे बताइए, ठीक ना। ये भी हो सकती है लोहे में जंग लगने से बचाया कैसे जा सकता है, ठीक ना। इस बात को आप लोग याद रखना, ठीक ना। चलते हम लोग मेंडलीव की आवर्त सारणी के विसंगतियां के बारे में जानते हैं। यहाँ मेंडलीव होता था थोड़ा सा मिसटाइप हुआ है, ठीक ना। इसमें जो होता है क्या है कि देखिए मेंडलीव की आवर्त सारणी की विसंगतियां के H स्थान नियत नहीं होता। देखिए H का जो स्थान होता है क्या नियत नहीं होता है। दूसरा बात कर ले तो स्थानिक का स्थान नियत नहीं रहता, ठीक ना। कम परमाणु भार वाले तत्व को बाद अधिक परमाणु भार तत्व का रखा गया, ठीक। मतलब क्या है कि कम परमाणु भार वाला तत्व क्या है अधिक परमाणु भाग को रखा गया, ठीक ना। तो ये हो गया। आगे देखते हो क्या कि साबुन एक अपमार्जक है, स्पष्ट करे। ये हमने आपको बायोलॉजी में बताया था इसके बारे में और यहाँ पर भी दिया गया। तो साबुन कैसे अपमार्जक इसके बारे में बताता है, ठीक ना। तो इसके बारे में देखा जाए तो साबुन क्या अपमार्जक है का है कि देखिए साबुन जो होता है साबुन यहाँ बोल रहा है कि साबुन एवं अपमार्जक में अंतर बताना है। तो अपमार्जक के बारे में बताया था हम लोग आप लोग को बायोलॉजी में। साबुन के बारे में देखिए क्या है कि यह प्राय साबुन जो होता है यह प्राय बायोडिग्रेडेबल होता है। और क्या होता है कि जो ये क्या होता है अपमार्जक क्या होता है बायोडिग्रेडेबल तथा कुछ नहीं भी होते हैं। मतलब क्या है कुछ होते भी है कुछ नहीं होते। कौन अपमार्जक कुछ ऐसे होता है जिसका क्या डाइवर्स हो सकते हैं, मतलब कुछ होता नहीं हो पता, ठीक ना। अगला है कि यह मृदु जल को सफाई के लिए उपयुक्त, जो मृदु जल होता है उसका सफाई करने में साबुन उपयुक्त होता है। लेकिन क्या होता है ये उपयुक्त नहीं होता, ठीक ना। ये क्या होता है कि मृदु तथा कठोर दोनों के लिए क्या होता है ये उपयुक्त होता है। कौन ये जो हमारा क्या है ये अपमार्जक, ठीक। अगला है कि इसमें निर्बल शोधन क्रिया होता है। इसमें क्या होता है कि प्रबल शोधन क्रिया होता है किसमें अपमार्जक में। और जो हमारा क्या साबुन है इसमें क्या होता है निर्बल होता है, ठीक ना। चलते हैं हम लोग क्या करते हैं बायोगैस के बारे में देखते हैं, ठीक। देखिए कहा जाता है कि बायोगैस के संगठन में कौन कौन से गैस होते हैं। तो बायोगैस के संगठन में बात करें तो मेथेन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है और हाइड्रोजन होता है, सल्फाइड होता है। ये सब क्या है कि बायोगैस का मुख्य संगठक के रूप में कार्य करता है। ये क्या होता है सभी क्या होता है कि बायोगैस है इसके मैकेनिज्म क्या होता है कि ये सभी क्या होता है कि अपशिष्ट पदार्थों का करता है गठित करते हैं, जैसे कि कच्चे माल का करता उत्पन्न करता है। ये सब क्या हुआ बायोगैस है। जैसे क्या हो सकता है मेथेन हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है और क्या हाइड्रोजन हो सकती है, सल्फर डाइऑक्साइड भी हो सकती है, ठीक ना। ये सब क्या है सब क्या एक प्रकार का बायोगैस, ठीक ना। तो ये हमारा क्या होता है कि केमिस्ट्री का क्या है कि जो लघुत्तरीय था खत्म होता है। आप लोग दीर्घोत्तरीय इसका देख सकते हैं, यही है इस सबका क्वेश्चन। और इस प्रकार क्या होता है ये भी खत्म होता है। हमने देखा बायोलॉजी के साथ क्या है फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों को, और आपको हमने पिक्चर भी दिखाया। ये पिक्चर आपको याद रखना है, आपको यही सब का एग्जाम में पूछने वाला, ठीक ना। आप यही आसानी भाषा में क्या होगा कि आपको आसान सा पिक्चर दिखने वाला है और यही आप लोग को वहाँ पर जाकर लिख देना है, जिससे क्या आपको 100% मार्क्स मिलेगा। केवल साइंस का दिक्कत है, आप जानते हैं कि यहाँ पर देख लीजिए और ये सभी देख लीजिए आपको पूरा नंबर मिलने वाला है और यही क्वेश्चन आपको बोर्ड में देखने को मिलेगा। आप लोग चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, जिससे क्या होगा कि आपको आने वाला न्यूज रिजल्ट तक का क्या होगा मिलते रहेगा। ये हमारे चैनल में हमेशा क्या होता है कि ऑथेंटिक जानकारी मिलती है। तो हम लोग मिलेंगे फिर से नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।